नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम, इंडिया टीवी की एक खास पेशकश। और इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। मैं आपको पहले इस वक्त का ताजा अपडेट बता देता हूं। आपसे थोड़ी देर पहले भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ताजा हालात से अवगत कराया है, उनको पूरे हालात की जानकारी दी है। भारत ने आज G20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर विदेश मंत्रालय में उन्हें पाकिस्तान की सारी कारगुजारियां दिखा दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के लिंक सीधे सीधे उन्होंने दुनिया के तमाम देशों के सामने रख दिए। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, इन सारे इस पूरी ब्रीफिंग के अंदर चाइना के एनवॉय भी थे, चाइना के राजदूत भी थे, जिन पर बड़ा भरोसा कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान कि उसने जो ये बड़ा विनाशकारी कदम अपने लिए उठा लिया पहलगाम में आतंकवादी हमला करा के, चीन उसकी किसी तरह मदद करेगा। लेकिन चीन इस पूरी घटना की निंदा भी कर चुका है और आज भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत को भी बुला करके इसकी पूरी जानकारी दी। और ये वो तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सारे हालात से अवगत है। तो ये दो खबर। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई, उसमें भारत के फैसलों से इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी है। उसके जवाब में आज पाकिस्तान के तथाकथित प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके पास कोई ताकत तो है नहीं, शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और उसमें जो फैसले लिए गए, इसकी जानकारी देने के लिए पाकिस्तान के टॉप 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप इसी से समझिए कि पाकिस्तान के लिए हालात इस वक्त उसे लगता है कितने महत्वपूर्ण हैं। 4 मंत्री सामने आए और लगभग टिट फॉर टैट करने की कोशिश उन्होंने की। कुछ फैसले जो कल भारत ने लिए थे, लगभग वही फैसले उसने भारत के खिलाफ दोहरा दिए। जैसे भारत ने अपने हाई कमीशन में जो स्ट्रेंथ थी उसको कम कर दिया, पाकिस्तानियों को जारी किए गए वीजा निरस्त कर दिए, पाकिस्तानियों को वापस पहुंचने के लिए 48 घंटे की हमने मोहलत दी थी। यही काम सब पाकिस्तान ने भी कर दिया। जो भी भारतीय इस वक्त पाकिस्तान में है, उनको 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया गया है। सारे वीजा उसने भी अपनी तरफ से रद्द कर दिए हैं। तो ये सारे कदम उसने उठाए हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं, भारत ने सिंधु जल समझौता फिलहाल होल्ड पर रखने का जो बड़ा फैसला किया, पाकिस्तान ने उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा है कि यह युद्ध जैसा कदम भारत उठा रहा है। भारत ने युद्ध शब्द का इस्तेमाल, जंग शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि यह एक्ट ऑफ वॉर है जो भारत ने किया है। और इसके साथ ही ये धमकी देने वाले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, इन्होंने कहा है कि भारत ने जो कदम उठाया है यह एक्ट ऑफ वॉर मानता है पाकिस्तान। और उन्होंने फिर भारत को आंखें दिखाने की भी कोशिश की है और कहा कि अगर भारत ये सिंधु जल समझौता खत्म करेगा तो हम भी शिमला समझौता खत्म कर सकते हैं। तो एक किस्म की गिदड़ भपकी वो दे रहा है कि हम भी शिमला समझौते से बाहर आ जाएंगे। शिमला समझौता क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, जिसकी वो धमकी देने की कोशिश कर रहा है। बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो कदम उठाया है वो युद्ध जैसा है और हम शिमला समझौते से हम भी जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा ये इशाक डार जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए इन्होंने न्यूक्लियर युद्ध की धमकी भी दी। ये इन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो नॉन मिलिट्री, नॉन काइनेटिक कदम है, हम भी वैसा ही जवाब देंगे, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसे याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो वो उस न्यूक्लियर बम की धमकी अभी भी दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही और पाकिस्तान का रिस्पांस, इसी पर आज वॉर रूम में हमारी ये बातचीत होगी। स्वागत करना चाहता हूं मैं, हमारे साथ बड़े 3 सीनियर मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से आपके साथ है। भारत का प्रधानमंत्री आज बोला सर, और भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी टफ स्टैंड लेते हैं लेकिन आज जैसी भाषा इससे पहले भी हमने उनसे भी नहीं सुनी। जब उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाकर इन आतंकवादियों और उनके बैकर्स को हम ढूंढेंगे और उनको सजा देंगे, और इनकी कल्पना से
परे जाकर के इनको सजा देंगे? क्या हो सकता है सर, पाकिस्तानियों की कल्पना से भी आगे जाकर? थैंक यू बुलाने के लिए सौरभ सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे विचार विमर्श चल रहा है कि क्या एक्शन लिया जाए, और जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने हिंट दिया, और हिंट ऐसे दिया कि जैसे उन्होंने हिंदी में भाषण देते देते इंग्लिश में आ गए। Yes. और इंग्लिश में वेरी फोर्सफुल रिमार्क्स में उन्होंने पूरे संसार को सुनाया कि मैं एक्शन लूँगा। वो जानकर कहा गया, उसको आउटगस करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त तैयारी करने देने चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। इसमें कोई काइनेटिक भी हो सकता है, कुछ नॉन काइनेटिक भी हो सकता है। कुछ नॉन काइनेटिक के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह, और काफ़ी कुछ नॉन काइनेटिक किया जा सकता है। सो इसके बारे में जो इस वक्त प्लान बनाया जा रहा है या प्लान बन गया है, उसके मुताबिक उनको काम करने देना चाहिए। और हमको विश्वास है कि जो हमारी फौजें हैं और जो हमारा सिविल इस्टेब्लिशमेंट है और सारी गवर्नमेंट की अप्रोच जो है वो इस वक्त इस लाइन पे लगी है कि हम संसार को बता सकें कि हम कुछ कर सकते हैं। सर, भारत में जो सारी चर्चा है वो क्या है? हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके पाकिस्तान में, हम एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। ये पाकिस्तान को एक किस्म का टेम्पररी टॉनिक साबित होता है। वो कुछ वक्त के बाद फिर अपनी पुरानी करतूतों पर आ जाता है। देश इस वक्त चाह रहा है कि आप कोई ऐसा एक्शन लें जिसके बाद पाकिस्तान के रवैये में हमें एक पक्का सुधार देखने को मिले। इसीलिए मैंने पूछा, दुनिया ने मतलब आप क्रॉस करके वहां मिलिट्री एक्शन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्यों पाकिस्तान हमें एक्ट ऑफ वॉर की धमकी दे रहा है या न्यूक्लियर स्टेट की धमकी दे रहा है? न्यूक्लियर स्टेट की धमकी पाकिस्तान ने पहली बार नहीं दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर ये बात, पहले वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जाकर ये यूएस में बोल चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी कन्वेंशनल फोर्स हमको दिखाई तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे नसर वगैरह बोलते हैं 60 किलोमीटर्स वाले, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भारत के पास कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है। ये उन्होंने ओपनली करी है, आज की बात नहीं है, ये कई सालों से करते आ रहे हैं। और हमको मालूम है कि ये उनकी गिदर धपकी है कि वो न्यूक्लियर की बात करते हैं और इसके बारे में हमको विचार नहीं करना चाहिए। परंतु इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की दुखती रग है जी। ये बहुत सॉलिड रग है, बिकॉज पाकिस्तान को आपको मालूम है जब फ्लड्स आते हैं इन नदी से तो पूरा आधी कंट्री बह जाती है, और जब उनके पास सूखा पड़ता है, पानी नहीं होता है, तो पूरी कंट्री का तहस नहस हो जाता है। ये 3 नदियों पे सारा पाकिस्तान डिपेंड करता है, पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी, बिकॉज पंजाब और सिंध ये तीनों नदियाँ इंडस जो बनती है वो इस 2 मेजर स्टेट्स को कवर करती है। और ये इसके बारे में अगर हम कुछ सीरियसली सोचें, ये बात कहने की अलग है कि इंडस वाटर ट्रीटी को आज सुबह सोचें और कल टैप ऑफ कर दें, ये नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाए। परंतु उसका एक कहना कि हम ये बंद कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में उनको पता है कि अगर हम करना चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं जी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का वेस्ट जो इलाका है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत हालत ख़राब है। और इस वक्त पिछले 1 साल से हमारे अफ़गानिस्तान से रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तालिबान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा, जो वो बोलते थे हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वेस्ट की तरफ, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब नहीं है। आपको याद होगा लास्ट ईयर पाकिस्तान ने ईरान पे फायरिंग भी की थी। जो उनका वेस्ट जो इलाका है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एरिया है, और उसमें भी हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं एक तो खबर, एक ऑल पार्टी मीटिंग अब से 5 मिनट के अंदर शुरू होने वाली है, जिसमें हमारे जो खुफिया विभाग के प्रमुख हैं वो भी उसमें रहेंगे, और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में होंगे। उनको पूरी तरह ब्रीफ किया जाएगा जो हमला हुआ पहलगाम में, और उसके बाद सरकार के एक्शंस पर भी, भारत के एक्शंस पर भी। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। वो इस बात की धमकी दे रहा है पूरी दुनिया को कि वो आगाह रहे कि हम भी पाकिस्तान भारत के हमले का भरपूर जवाब देंगे। आप सुनिए। हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफा साहब आप फरमाएं।
पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने उसका नाम नहीं लिया है और लेकिन वो हम पर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान तो ने जो पहलगाम में कराया, जानते पूछते कराया ना सर, ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर है कि सब इसको प्लान पाकिस्तान ने किया, तो इसका नतीजा भी कुछ ना कुछ तो उसने एंटिसिपेट किया होगा, तभी ये 4 मंत्री आकर के अपने देश को ये बता रहे हैं कि हम जवाब देंगे। थैंक यू सौरभ जी। देखिए, पाकिस्तान लगातार एक सॉफ्ट ब्लीडिंग के टेंडेंसी से चलता रहा है और हमने जब 2019 में 370 को जब हटाया और अमन चैन कश्मीर में लाने की कोशिश की, तो एक तरह से हम उसमें पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं और वैली में हमने उसको पूरी तरह से अमन चैन स्थापित किया। एक सरकार भी लेके आए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और थोड़े बहुत छिटपुट घटनाएं हमने जम्मू में देखी हैं। अब ये जो अभी फिलहाल जो हमारी एक के बाद एक भारतीय जो पॉलिटिकल विल है, जो फैसले वो ले रहा है देश के हित में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या जो नए बिल पास हो रहे हैं, उन सबों को देखते हुए और जो अब हमारा जो विश्व में हमारी जो वर्चस्व या हमारा ग्लोबल साउथ में जो लीडरशिप बन रहा है, उन सबों को देखते हुए और पाकिस्तान की जो अपनी अंदरूनी हालत है और ये टूरिज्म का सीजन 35 से ज्यादा लाख रिकॉर्ड टूरिस्ट का जाना कश्मीर में, इन सबों को देखते हुए पाकिस्तान ने एक तरह से इन सबों को एक साथ लेके देखें तो पाकिस्तान ने यह कदम उठा दिया, जिसकी पहले तो सभी ने बहुत भर्त्सना की है, हम सब कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी आवाज में और अपने आगाज में। सर वैसे मैं आपको बताऊं, अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आज भारत में भी और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चर्चा नेवी की हो रही है। आज हमने एक टेस्ट मिसाइल फायर किया INS सूरत से, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो, और पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी के अंदर एक ऐसा ही टेस्ट किया है। देखिए, स्टेप अप हो रहा है। पहले हमने कूटनीति की बात करी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जब ऐसे कोई बात होती है तो हम उछलते नहीं हैं, हम एक पूरी तरह से एक डिटरमाइंड होके एक कैलिब्रेटेड मेजर्ड रिस्पांस देते हैं। हमने पहले भी दिया है, एक उसको हमने स्ट्राइक बोला और जो भी बोला, लेकिन हमने एक मेजर्ड रिस्पांस दिया और कब कैसे कहां करना है ये हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना तरीका होता है। लेकिन जहां तक आप प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन ये हुआ है 22 को, उसी दिन शाम को राजनाथ सिंह जी ने आर्मी चीफ से पूरी तरह अपनी बात की थी और आकलन किया था हमारे प्रिपेयर्डनेस का, और नदन कमांड के जो CNC हैं वो रश कर गए थे दिल्ली से इमीडिएटली फॉर्मेशन कमांडर के साथ, उन्होंने ब्रीफ की और जो LG हैं वहां के और वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक अलग बैठक हुई है और अभी पहलगाम में CRPF और सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है लगातार उनकी ब्रीफिंग चल रही है आज शाम को। अब ये सारी चीजें कूटनीति का पहला स्टेप और इकोनॉमी को इफेक्ट करना, किसी ट्रीटी को तोड़कर, जैसी सिंधु जो नदी की ट्रीटी है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो सूखा पड़ेगा वहां और इकोनॉमी उनकी क्रिपल होगी। और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक मेजर्स जो हमने लिया एक के बाद एक, चाहे वो हमारे डिफेंस अटैचेस को हटाना हो, वीजा को रद्द करना हो, हालांकि हमने एक सॉफ्ट स्टैंड लेके अभी ये कहा है कि जिनका वीजा जब एक्सपायर होगा तब वो जा सकते हैं पाकिस्तान वापस। पहले हमने 48 आवर्स पाकिस्तान के शब्द में अगर यूज करूं कि अभी भारत ने नॉन काइनेटिक कदम उठाए हैं नेवी की, मैं एक बात खत्म कर दूं जरा सा, तो INS सूरत जो अभी भारत में को प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को दिया था, सबसे अच्छा डिस्ट्रॉयर है और मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल हमने फायर की है 70 किलोमीटर की, जो कि इजराइल के साथ बनी हुई है। और इसके साथ देखिए, नो टाइम पहले नोटिस टू जो हमारी जो मैरिनर्स है उनको इशू किया जाता है, ये पहले से चलते रहती है, हालांकि पोस्चरिंग हम मसल फ्लेक्सिंग कह सकते हैं। और पाकिस्तान 2 दिनों के बाद अपनी ये मिसाइल परीक्षण करने वाला है, उसने भी एरिया डिजिग्नेट किया है। तो ये वॉर के पहले या कॉन्फ्लिक्ट के पहले लोग इस तरह से देखते हैं इन चीजों को, तो यस, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी सेनाओं को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोस्ट को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, कोस्ट गार्ड नेवी और पूरा वेस्ट कोस्ट अलर्ट पर है और पूरी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि ब्लॉकेड या उनका घुसना हमारी तरफ समुद्री रास्तों से पहले हो चुका है, जो एक नाजुक कदम हो सकता है। प्रदीप जी, मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर के आज के जो उन्होंने बयान दिया, स्पीच में कहा, उस पर रिएक्शन चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के स्टैंडर्ड से भी सख्त बयान था आज का, और अचानक अंग्रेजी में स्विच करके जो उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, यह भी पहली बार था। जो पूर्व में कभी ऐसे भारत पर हमले हुए हैं तो तब भी ऐसा हमने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हमारे कंट्रोल में आई
उसके बाद जिस तरह से ये घटना हुई और दुनिया का समर्थन हमारे साथ है। देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त लंबे समय तक माने जाते रहे अमेरिका और सऊदी अरब, दोनों आज भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अमेरिका कह रहा हर तरह की मदद देंगे, तो हर तरह की मदद क्या? उनके पास सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। हम देख चुके हैं लद्दाख में और डोकलम में जो है जिस तरह से कैप्टन साहब ने बात कही कैलिब्रेटेड एक्शन की। तो आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप खौलते हुए पानी में एक मेढक को डाल दें, वो उछल कर बाहर आ जाएगा। उसी मेढक को ठंडे पानी में डालें और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहें, वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसी में मर जाएगा। तो भारत की अप्रोच वही है। ये स्टार्टर सर्व किया है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शुरुआत है। हम कोई नी जर्क रिएक्शन में नहीं जाना चाहते कि ऐसा किया अभी तुरंत जो है मिसाइल दाग दो, बम दाग दो, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में जो दहशत है, आपने नेवी की बात की, तो उनको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तो इनकी थल सेना आई थी, एयर स्ट्राइक की तो एयरफोर्स ने किया था, तो इस बार जो है नेवी के जरिए जो है ये हमला कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये उनका, अब जब दुश्मन आपके भावी कदम का अंदाजा लगाने लगे और उसको कुछ समझ में ना आए, तो समझिए कि उसकी सारी रणनीति गलत हो जाती है। जब उसके पास ठोस इस बात का कि इंफॉर्मेशन हो कि ये हो सकता है, तब उसको अपनी काउंटर स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। अभी भारत ने कोई संकेत नहीं दिया कि हम क्या करेंगे, कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जो एक्शन लिया है उसका इफेक्ट काइनेटिक एक्शन जैसा है। तड़प उठा पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल। हमारी 24 करोड़ आबादी की लाइफलाइन है ये पानी। सिंधु जल देख, दुनिया की कोई आर्मी बिना पानी के नहीं लड़ सकती है, और पाकिस्तान में पहले से समस्या है। सिंधु नदी का पानी जो है वो सिंध से कैनाल बनाकर पंजाब भेजने की कोशिश हो रही है। आपको मालूम है कि पूरी पंजाब की पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी है, तो पंजाब के सूबे पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। वहाँ सिंध में उसका विरोध हो रहा है। अब तो सिंध को भी पानी नहीं मिलेगा, तो पानी की समस्या जो है उसका असर जो जनता पर पड़ेगा और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आर्मी पर पड़ेगा, ये हमको इमरान खान ने दिखा दिया कि जनता जब उतरकर जो है आर्मी ऑफिसर्स के घर में घुस गई। ये पाकिस्तान में हम देख चुके हैं। बिल्कुल। और जो स्थितियां बन रही हैं उसमें इंटरनल रिवोल्ट की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म करने वाले हैं, हम जो है बहुत जल्दी में नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा उसमें उनका रिजॉल्व दिखता है कि छोड़ेंगे नहीं। अब जो धरती के आखिरी कोने से खोजकर लाएंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी। और जब वो अंग्रेजी में बोल रहे थे ताकि पूरी दुनिया को वो ठीक से रजिस्टर हो उनका एक एक शब्द कि वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको इससे जुड़ी 3 घटनाएं बताता हूं आज की। पहला मैंने आपको बताया G20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर भारत ने उनको ब्रीफ किया और इस घटना के बारे में पाकिस्तान का सारा रोल उनके सामने सबूतों के साथ रख दिया। उसमें चाइना भी था और कनाडा भी था। सर, कनाडा ने शायद सबसे देर में इस घटना की निंदा की है, मेरे ख्याल से यह शायद ऑफिशियली अभी तक नहीं भी नहीं की थी, लेकिन चीन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो विदेश मामलों की समिति होती है उसका ऑफिशियल हैंडल वो एक अखबार की क्लिपिंग पर पोस्ट करते हुए लिखता है, जिस अखबार की क्लिपिंग ने इस हमले में टेररिस्ट की जगह मिलिटेंट शब्द इस्तेमाल किया था, वो ऑफिशियल हैंडल उसको करेक्ट करते हुए कहता है कि यह टेररिस्ट हमला था। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी और तीसरा, पेंटागन के एक अधिकारी रह चुके और इस वक्त जो है एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया के माने जाते हैं माइकल रूबिन, इनका स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है, हमारी जगलर वेन है, तो मैं भारत से कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप इस नस को हमेशा के लिए काट दें। यह अमेरिका का एक बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो कह रहा है। क्या दुनिया इस वक्त भारत के साथ है और क्या भारत, वो जो मैं कह रहा हूं कल्पना से बड़ा कदम, वो कोई ऐसा कदम है जो परमानेंट स्टॉप इस आतंक के नल पर लगा सकता है? हाँ, और एक्चुअली
हमको करना ही ऐसा पड़ेगा। हमने 2 इवेंट्स देखे थे, एक बालाकोट स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। उसका थोड़ा टाइम के लिए असर रहा, पर ये लॉन्ग टर्म डिटरेंट नहीं था, लॉन्ग टर्म डिटरेंस नहीं था। अब चूंकि ये एक हादसा हुआ है, ये एक तो अभी हुआ है, एक लास्ट ईयर आपको याद होगा रियासी में शिवखोड़ी के पास एक बस के ऊपर हमला हुआ था जून के महीने में, वो भी सिविलियन 9 लोगों की डेथ हुई थी। लोगों की डेथ हुई थी। सो ये एक, और उसके बाद लास्ट ईयर ही नवंबर के महीने में एक सिविल कंस्ट्रक्शन जगह पे कोई ग्रेनेड फेंके गए थे। सो ये सिविलियंस पे हमला ये बहुत बड़ा सीरियस है, पर ऐसे 1 साल से चल रहा है और हमको एक सस्टेन्ड लंबा जवाब देने की जरूरत है। एक एक्शन से इसका उनके कुत्ते की दुम है, वो सीधे नहीं हो सकते हैं। वो उनका क्या है कि जब तक वो एंटी इंडियन और एंटी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा नहीं बोलेंगे, वो अपने देश को बांध के नहीं रख सकते। उनका देश बिखरने को तैयार बैठा है, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। और जब वो उनको देखा जाए तो उनको बांधने के लिए कश्मीर 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 और एंटी इंडियनिज्म लगातार रखने की जरूरत है जी। हमको इस वक्त एक सस्टेन्ड प्लान बनाना है जिससे उनको उनकी इस थॉट प्रोसेस को डिग्रेड किया जा सके। सर, अब मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूं। मैं कहीं भी भारत सरकार का क्या कदम होगा उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आम लोगों के बीच जो चर्चा चल रही है, क्या वो मुमकिन है, मैं ये पूछ रहा हूं। एक चर्चा पीओके के लेके आप भी अक्सर सुनते होंगे, और पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा भारत में इसका शोर चल रहा है कि कश्मीर में आके इन्होंने हमारा खून बहाया, पीओके में घुसो, पीओके पर चढ़ाई करो एक किस्म से। दूसरा, यहाँ कैप्टन साहब बैठे, तो मैंने कुछ लोगों को देखा, सीरियस लोगों को, वो लिख रहे थे कि कराची पोर्ट पर हमला करो, नौसेना को इस्तेमाल करो। जैसे अभी उन्होंने सर कह रहे थे कि हमने एक बार उन्होंने सेना इस्तेमाल की, दूसरी बार वायुसेना इस्तेमाल की, तो तीसरी बार नौसेना का इस्तेमाल भी करेंगे। ये विचारणीय बातें हैं क्या? तो हमको कुछ गर्मी में नहीं बात करनी है, ओके, बिल्कुल शांति से सोचना है। कराची पोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान की शिप थोड़ी होंगे, उसमें तो पूरे संसार के शिप्स वहां पे, और किस शिप का झंडा किसका है और वो शिप किस कंट्री को बिलोंग करता है, कोई आजकल संसार में मालूम ही नहीं है। अगर आप बोलते हो यू डिक्लेयर अ वॉर, आज हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम कहीं हमला करते हैं, अलग बात है। पीस टाइम में, आजकल के टाइम पे किसी में हमला करने में काफी और देशों का नुकसान हो सकता है, उसको सोचने की जरूरत है। हम और क्या कर सकते हैं? अभी आप नॉन काइनेटिक ही देख लीजिए, क्या हम साइबर नहीं कर सकते? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं कर सकते? क्या हम स्पेस से कुछ नहीं कर सकते? हमारी कैपेबिलिटी सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हिसाब से नहीं गिनी जानी चाहिए। हम सिर्फ एक सोचते हैं, हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज बहुत फैली हुई हैं और हमारी कैपेबिलिटीज वो हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम किशन गंगा का ही सिर्फ ठीक करना शुरू करें, जो किशन गंगा का पिछले टाइम से चल रहा था, तो किशन गंगा का वाटर डाइवर्ट करना शुरू करें, कैनाल्स हमारी बनी है चला, तो कम से कम वाटर सप्लाई थोड़ा तो हम फर्क कर सकते हैं किशन गंगा में, विच इज अ सब्सिडरी फॉर पीओके, नॉट पीओके। सी 1994 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसके बाद जब हमने 270 को हटाया तब हमने बोला पीओके हमारा हिस्सा है, गृह मंत्री जी ने बोला था। ये एक टास्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है कि ये टास्क करना है। जब टास्क करना है तो करना है, जो टास्क मिलेगा तो फौज उस टास्क को परफॉर्म करेगी। कैसे करेगी ये बात अलग है, कब करेगी ये बात अलग है, पर एक बार टास्क मिलेगा तो वो टास्क को पूरा किया जा सकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, बाल्टिस्तान देखे, अब पीओके को तो 3 हिस्से में बांट दें, अब पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग है। हम पीओके को सब इकट्ठा बोल देते हैं तो वो ठीक नहीं। ठीक है, बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना नाराज हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। स्कार्डू, पियोन, सियारी, उस जो इलाका है वो नाराज है, बिकॉज उनके में कोई डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, उनका कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है वहां पे। वो इलाका और हमारे पास पार्ट पॉपुलेशन बाल्टी पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान में काफ़ी इलाका जिसमें बाल्टी पॉपुलेशन है और वो लोग समृद्ध हो गए हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में काफ़ी सारे गांव हैं जो बाल्टी गांव हैं और वो समृद्ध गांव हैं। सो हम जानते हैं कि हमारा उनसे रिलेशनशिप है, कई तरीके से इसको किया जा सकता है और इसके विचार करने की आवश्यकता है। सर, एक मैं आपको इस वक्त अपडेट और देता हूं, एक अहम जानकारी पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं।
पहलगाम हमले का आदेश वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिया। यह पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक आदिल का बड़ा खुलासा है। हम आपको कुछ फोटोज दिखाने जा रहे हैं। आसिम मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। यह पाकिस्तान की सेना का एक पूर्व व्यक्ति जो है वो इस बात को कह रहा है, और वो इसके साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी जो है वो शेयर कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर ही लोग ये कहने लगे कि ये तो हमारी करतूत है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का क्या मुंह रह जाएगा। और उनके पीओके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का ओहदा होता है पीओके के अंदर, उन्होंने तो आज खुलकर ये कह ही दिया कि आप पाकिस्तानी खून बहाओगे बलूचिस्तान में तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हम भी खून बहाएंगे। तो एक किस्म का कबूलनामा पाकिस्तान ऑलरेडी दे चुका है। और वो जैसा आपने कहा, कुत्ते की दुम, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, और ना वो उसको दुनिया के सामने एक्सपोज होने का जो है उसका कोई डर उसको रहता है। लेकिन यह अपने आप में अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब यह चर्चा चल पड़ी है कि इस हमले के पीछे तो पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान के अपने जो सेना के प्रमुख हैं वो हैं। अब मैं देखिए पढ़ रहा हूं पोस्ट आपके लिए। आसिम मुनीर knows that India will never attack Pakistan in an all-out war due to nuclear strategic difference between the two countries. However, a limited reaction is expected. This terrorist attack seems to be a calculated move to rally the Pakistani public around an anti-India pro-Kashmir agenda. ये पाकिस्तान में बातें की जा रही हैं सर कि ये हम नहीं कराया, ये कहना कि हम हमला नहीं करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है कि हम कन्वेंशनल वॉर, हमारे पास कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है। हम जानते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो, और हमारे पास एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो बोलती है कि हम मैसिव रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है। मैंने वो जैसे इसमें लिखा ना कि पाकिस्तानी सोचते हैं भारत एक हद से ज्यादा नहीं कभी जवाब देगा। ठीक है, सोचने दीजिए, इस बार गलत साबित होगा। हाँ जी, हर बार गलत साबित होगा, सोचने दीजिए, जो करना चाहते हैं वो देखिए सर आगे देखिए इसमें क्या, सर आप ही के पास आगे इसमें लिखा है, ये अपने पाकिस्तान के लोग अपने आर्मी चीफ के लिए लिख रहे हैं, याद रखिएगा। Sanctioning of this terrorism appears to be driven by a desire to gain validation from a divided nation by a mentally ill army chief. कि हमारा आर्मी चीफ मेंटली इल है, वो वैलिडेशन चाहता है, वो चाहता है लोग मेरा साथ दें। आज मैं कहीं आज देख रहा था, किसी एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा था कि रिटायर होने वाले जल्दी, और रिटायर कोई आर्मी चीफ नहीं होना चाहता। एक्सटेंशन मिला उनको, एक्सटेंशन मिला, तो ये अपने पीछे देश को खड़ा करने किसी भी देश में कई तरह की भावनाएं हमेशा चलती रहती है। पाकिस्तान जैसा हम सब जानते हैं कि काफी परेशानी में है, अपने वेस्टर्न बॉर्डर से भी, अपनी इकोनॉमी से भी, और देश का जो माहौल है उनका उससे भी। तो इस कारण से डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स तो हमेशा से चलती रही है। एक मुद्दा जरूर है, पर मैं आपको कहूं कि रिस्पॉन्स की जब आप बात कर रहे हैं, हम टैक्टिकल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। आज का आप वर्ड सुनो प्राइम मिनिस्टर का, इंग्लिश में तो उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, और ये वर्ड्स निकल के आते हैं। हॉट परस्यूट जो एक इंटरनेशनल लॉ है, जब बेलिजरेंट कंट्री आपस में लड़ते हैं और एक्चुअली वॉर डिक्लेयर नहीं करते तो हॉट परस्यूट करते हैं, जो हमने पहले भी कहा है। तो आप जो कह रहे हो लिमिटेड जो रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, जो हम कैलिबर्ड रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, वो कब कैसे दिए जाएंगे ये भी हमें समझना चाहिए कि ज्योग्राफिकल डेप्थ लेना, किसी कंट्री को जीत लेना या उनके कुछ ही पार्ट को मिला लेना, जैसे कि पुतिन और जेलेंस्की में चल रहा है वहां पे, तो उस तरह से मिलाना और फिर छोड़ देना और उतना ही रखना जितना जरूरत है। तो पीओके हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, और हम 5 साल से माहौल ही तो बना रहे हैं, और हम माहौल बनाते जा रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे कि हम उसको कब करेंगे। लेकिन यह भी समय जरूरी नहीं कि अभी इसकी हम पीओके पे ही इस बात को ले जाएं। उसके पहले हमें ये आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, ये हॉट परस्यूट का क्लियर वर्डिंग्स है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको उन्होंने यूज किया है। और जहां तक आप बात कर रहे हो सेना के किसको यूज किया जाएगा, तो वो तो तीनों सेनाओं का एक अपना तरीका होता है लड़ने का। और ब्लॉकेट की बात हम करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कराची में, तो उसके लिए ब्लॉकेट एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 का एक तरीका है। जब पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है बेलिजरेंट कंट्रीज को, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जगह डिक्लेयर करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है न्यूट्रल शिपिंग्स को छोड़ने के लिए, और तब जाके हमने 70 किलोमीटर का ब्लॉकेट 71 में किया था। ब्लॉकेट मतलब क्या, कि आप घेर लें उस उनके, ब्लॉकेट का मतलब पूरी तरह से आपके पास वेयर विदॉल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होने चाहिए नेवी की, कि आप उस एरिया में पूरी तरह से सी कंट्रोल कर सको, कोई भी दूसरा शिप वहां से न गुजर सके, और आप उसको चाहो तो अपने विल पे डिस्ट्रॉय कर। 71 में कर चुके हैं ये हमने 71 में कराची बार में ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन में किया था। अब देखिए साहब, मैं ये फिर वही बता रहा हूं आपको, जो पाकिस्तान में हुआ, आदिल रजा नाम के
जो पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मत भूलिए, ये जो आज आसिम मुनीर आर्मी के चीफ हैं, ये पुलवामा हमले के वक्त उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, ये साइकोपैथ। ये पुलवामा हमले के वक्त डीजी आईएसआई था, तब भी इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया, ऐसा आरोप लगाया था कि हमने खुद ही हमला करा लिया। और आज ये आर्मी चीफ है तो पहलगाम का हमला करवाया है, और इसको भी पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग कह रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर पाकिस्तान से ही आवाजें उठने लगी। नहीं, वहाँ की सेना पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी है पब्लिक की नज़र में, और जो एक्स आर्मी मैन या एक्स जो फौजी हैं उनकी नज़र में, और इंटरनेशनल बिरादरी में तो हो ही चुकी है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान जो चल रहा है वो सेना चला रही है, वहाँ की सरकार तो चला नहीं रही है। और पाकिस्तान की सेना की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। पाकिस्तान की सेना की जो स्ट्रेंथ एक समय हुआ करती थी वो भी नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था किसी जो है मिलिट्री एक्सपर्ट को, वो कह रहे थे कि 2019 में जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो हमारी जो स्ट्राइक की कैपेबिलिटी थी वो लगभग 8 से 10 गुना बढ़ चुकी है आज, तब से आज तक। तो इसलिए आप उस समय की बात को मत सोचिए। फिर जो आपने एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके आधार पर कि भारत जो है इसके आगे नहीं जाएगा, तो क्या 2019 में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत बालाकोट में एयर स्ट्राइक करेगा? बिल्कुल सही। तो हमेशा दुश्मन को सरप्राइज करना ये सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी युद्ध का, कि जो दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हैं, और ये निर्भर करता है आपकी क्षमता पर। सर, एक और अहम अपडेट हमारे एक मित्र देश के हवाले से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बात की है। वो इजराइल पहले ही इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर चुका है, और नेतन्याहू की अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है। और इजराइल, सर आप बेटर बता पाएंगे, इजराइल हमारा एक की एलाय है, और ऐसे समय में इजराइल भी हमारे काम आता रहा है इससे पहले भी। सही बात है। हर वक्त जब जरूरत पड़ती है और यूनाइटेड स्टेट्स को डिसीजन मेकिंग में तकलीफ होती है किसी, और रशिया के पास इस वक्त स्पेयर्स और वेपन्स नहीं है हमको देने के लिए बिकॉज वो बिजी हैं, तो इजराइल का और फ्रांस का हमारे साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ओके। तो इजराइल इस टाइम, आज की डेट में इजराइल और फ्रांस दो मेजर कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि वो अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की नस हमेशा के लिए काटने का वक्त भारत के लिए आ गया है। उन्होंने इसकी तुलना इजराइल में हुए हमास के 7 अक्टूबर 2023 के सिविलियंस पर जो हमले हमास ने किए थे उससे सीधी तुलना की है, और जैसा जवाब इजराइल ने दिया उन्होंने ये लिखा है, वो भारत क्यों नहीं दे सकता। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी भी किसी एडवर्सरी को कमजोर या छोटा नहीं सोचना चाहिए। हमको ये बहना कि पाकिस्तान की फौज में कुछ नहीं है, उनका खत्म हो गया है, उनका कुछ, ये सोच के हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, जिस किस्म की लड़ाई हो। हमको ये सोचना है कि अगर वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो लड़ाई के टाइम पे ये हमारा बोनस होगा। आज की डेट में जब हम उनकी परखते हैं कि उनकी फौज का या नेवी का या एयरफोर्स का या आर्मी का या साइबर का या स्पेस का उनका क्या टोटल स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से हम अपनी वो मंत्रणा बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये कहना कि वो कुछ नहीं है, हट जाएंगे, ये मैं आदिल रजा को जानता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, यूके में बैठे हैं, मेजर साहब है। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी की मेजर साहब हैं, ये फुल टाइम जॉब में पाकिस्तान की फौज को क्रिटिसाइज करने का ही काम है इनका, और ट्वीट करते हैं, और इनको बड़ा इंटरेस्टिंग है इनको फॉलो करना। अच्छा, ये आप सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सर। सभी दलों के नेता वहां मौजूद हैं और सबने खड़े होकर मौन पहले रखा कुछ वक्त के लिए। जो हमारे देशवासी जो हैं जिनकी हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की जो रणनीति बनाई जा रही है, और अभी तक जो भी मालूमात भारत के पास हैं इस हमले से जुड़े हुए और क्या कदम उठाना है, वो सब ब्रीफ जो है सभी दलों के प्रतिनिधियों को किया जा रहा है। और ऑल पार्टी मीटिंग एक बड़ा फोरम होता है जिसके जरिए आप पूरे देश को एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और ये भी एक संदेश जाता है कि ऐसी घड़ी में
पूरा भारत और पूरी भारत के पूरी राजनीति में शामिल लोग वो एक पेज पर हैं और सरकार के साथ वो खड़े हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता था, आपने कहा कि हम कभी एडवर्सरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मिलिट्री कभी, आर्मी और हमारी फोर्सेस कभी लेती भी नहीं है। जब आप आर्मी कमांडर थे, आपको अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ का सही अंदाजा रहता है? एक अंदाज़ा उनका कि उनके पास फौज क्या है, दूसरा अंदाज़ा उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है, तीसरा अंदाज़ा उनकी ट्रेनिंग का क्या है, उनके कमांडर्स किस्म के हैं, ये सबको मिला के एक फौज के बारे में पता चलता है। जैसे मैं चाइना बॉर्डर पे था लद्दाख में, तो मेरे को पता था कि उनकी फौज के पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो रोज के हिसाब से नया हथियार सुना देंगे, हमारे पास ये आया वो आया, पर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उनकी कमांड एंड कंट्रोल को फायरिंग में या ऑपरेशन में कभी टेस्ट किया गया है। तो हम जानते थे उनकी हर चीज़ के लिए वो ऊपर पूछते हैं भैया क्या करें, इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, तो हमको एडवर्सरी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे अब पाकिस्तान आर्मी चीफ है, ये बात सही है कि ये पाकिस्तान आर्मी चीफ में, इस आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी में फॉलोइंग नहीं है, तकलीफ है इनको, बिकॉज जैसे उनको चीफ बनाया गया उस टाइम से तकलीफ हुई। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो हम अब पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, कोई आपस में ठीक चल नहीं रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी एक सुदृढ़ फौज नहीं है। और दूसरी बात है कि काफ़ी सारी फौज उनकी वेस्ट में जा चुकी है। इस वक्त उनकी फौज जो है, आप जानते हैं ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, ट्रेन का हाईजैक हुआ, या उनके सुई गैस के ऊपर हुआ, या खैबर में हुआ। सो ये जो उनके हमले चल रहे हैं उसके साथ काफ़ी फौज उनकी इतनी वहाँ फंस चुकी है वेस्ट में कि वो इधर नहीं आ सकती है। तो हम जानते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं और हमको यही करना है कि उनकी फ़ौज को बांटे रखें, कुछ वहाँ रखें कुछ वहाँ रखें, और जब हमको काम करना अपना काम कर सकें। सो ये है कि हमको जो आई एम श्योर जो हम लोग हमारे लोग सोच रहे हैं, ये हादसा पहली बार तो हुआ नहीं है हमारे पास, ये होते रहते हैं। इसका मतलब है एक मेन्यू ऑफ ऑप्शंस तो पहले बना हुआ है ना, पहले सोचा हुआ है, एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब सेट बोले मैं मेन्यू ऑफ ऑप्शंस कि भैया, और मेन्यू ऑफ ऑप्शंस जो है ये गवर्नमेंट से पहले वार्तालाप हो चुका है, चल रहा है। मतलब अब पहले से ही चल रहा था। 370 हमने किया था, तो हम सोच रहे 370 अगर ये करेगा तो हम ये कर सकते। अब ये है कि कौन सी वाली ऑप्शन है, अपने जो होता ना बो एंड एरो, कितनी सारी एरोज हैं, कौन सी एरोज का कब इस्तेमाल करना है, वो डिसीजन लेना। एरोज तैयार हैं और क्या क्या करना है वो ऑलरेडी सोचा हुआ है। तो ये मिलिट्री डिसीजंस कैसे होते हैं, सरकार कैसे ऐसे किसी बड़े कदम पर, नतीजे पर पहुंचती है, उसका छोटा सा आपको दे रहे थे एक इंडिकेशन जनरल साहब। अब सर सवाल वही है, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता की जो इच्छा है, जरूरी नहीं है कि सरकार वैसा ही कोई कदम ले जो जनता के दिल में हो। जनता के दिल में तो भावना बहुत होती है, सही बात है, गुस्सा बहुत है। सरकार को उन सब चीजों को देखते हुए और रियलिटी उनको मालूम है, उसको देखते हुए फैसला करना है। नहीं, जनता की जो भावना होती है उसमें अक्सर रैशनैलिटी नहीं होती है। सरकार इरेशनल तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल सही। जो भी होगा कदम सरकार का, अगर सफल होती है सरकार तो उसका क्रेडिट मिलेगा, जरा सी छोटी सी भी अगर गड़बड़ी हुई तो सारा डिस्क्रेडिट, सारा दोष जो है सरकार पर ही जाएगा। तो सरकार को बहुत सारी दिशाओं में सोचना है कि हमको क्या कदम उठाना है, अनुभव हमारा क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने किया, उसका प्रभाव कुछ समय तक रहा, उसके बाद नहीं रहा। उसी तरह का एक्शन अगर अब भी लेते हैं तो वो भी बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने बात कही उससे तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि उससे बहुत बड़ा कदम होने वाला है, कोई छोटा मोटा कदम भारत नहीं उठाने वाला है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कब और किस तरह से, कब और क्या, ये तो जो है वहाँ सीसीएस में डिसाइड होगा, या पीएम और जो है एनएसए और जो चीफ है तीनों सेनाओं के, उनके बीच में डिसाइड होगा। सर समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया जनरल शर्मा, कैप्टन साहब बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र अब वॉर रूम के नाम से रोज 6 बजे आपके सामने हाजिर होगा। कल फिर आपसे मिलेंगे हम।